Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So case scenario based on asset recognition with the major topic on Ind AS 105 when non-current asset is held for sale. So let us say data given in this scenario. So it is given that S Limited purchased a property for rupees 6 lakhs 2 years ago on 1st April. The useful life of the property is 15 years. Now at the end of second year on 31st March, S Limited classified the property as held for sale. But the impairment testing provides the estimated recoverable amount of rupees 4,70,000. This is at the end of second year. And the fair value less cost to sell was rupees 4,60,000. This is also at end of second year. And then further it is given at the end of third financial year on 31st March, management changed the plan as property no longer met the criteria of held for sale. It means now property is reclassified from held for sale to not held for sale in the third financial year. Now recoverable amount is 5 lakhs. So now different MCQ are given. Like number 1, we have to determine the loss to be charged to P&L at end of second year when property was classified as held for sale. तो स्टार्ट करते हैं. पहले देखो आपको डाटा मेंशन किया है. आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी 2 years ago. That was our 1st April. So cost of property is given to us. तो ये आपने परचेज की थी रुपीज़ 6 लाख. अमाउंट्स आपके चल रहे हैं रुपीज़ में. और उसकी लाइफ आपको मेंशन किया है जिसको एन से डिनोट करके हैं. दिस इज 15 ईयर्स है. तो इट मीन्स अब इसके बेस पर आपकी कैपिटेशन चार्ज हो जाएगी. हो सकता है आप हमें मेंशन नहीं किया है कैपिटेशन पर एनम. तो दिस 6 लाख अपॉन 15 दिस इज 40,000. अब आपको मेंशन किया है एट एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर. तो एंड तो एज ऑन दिस डेट नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज WDV आफ्टर 2 ईयर. तो 6 लाख में से 2 साल की कैपिटेशन आपकी चार्ज हो जाएगी -40,000 इंटू 2. तो दिस इज नाउ 5,20,000. एंड एज ऑन दिस डेट रिकवरेबल अमाउंट इज गिवन ऑफ एसेट. रिकवरेबल अमाउंट इज गिवन टू बी 4,70,000. एंड इस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज आल्सो गिवन. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. तो दिस इज गिवन टू बी अवर 4,60,000. तो पहले तो आपको यही डिटरमिन करना है. सो हाउ मच इज अवर लॉस और गेन टू बी ट्रांसफर टू P&L एट एंड ऑफ सेकंड ईयर व्हेन प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल. तो लेट अस सी नंबर 1 MCQ. सो व्हाट इज अवर गेन और लॉस व्हेन प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर सेल. तो आप देखेंगे इसमें बुक वैल्यू है 520, रिकवरेबल अमाउंट है 470. तो पहले को आप हेल्ड फॉर सेल से पहले उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कीजिए इमीडिएटली. तो बट इज अवर रिवाइज्ड बुक वैल्यू दिस इज बिफोर हेल्ड फॉर सेल. ये बन जाएगी. अब आपको इम्पेयरमेंट है इसमें तो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज हो जाएगा. तो बुक वैल्यू रहेगी 470. इट मीन्स देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस जो आपको P&L में चार्ज करना है. तो दिस विल बी अवर 50,000. अब आप इसको कंपेयर कीजिए व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. क्योंकि अब आपने इसको क्लासीफाई कर दिया है एज ए हेल्ड फॉर सेल. तो उस केस में हम प्रॉपर्टी का वैल्यू करके हैं एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. वो आपको दिया है 460. इसी 460. तो इट मीन्स देयर इज फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस. तो फर्दर आपका लॉस हो रहा है किसी की 10,000. तो टोटल लॉस आपको चार्ज करना है P&L में रुपीज़ 60,000. तो दिस इज लॉस विच इज डेबिटेड टू P&L. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो इट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन बी यू करेक्ट. So next we have MCQ number 2. So they are asking determine gain or loss to be charged to P&L at the end of third financial year when property no longer held for sale. अब आपको ऊपर देखो क्वेश्चन में मेंशन किया था एट एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st March मैनेजमेंट चेंज द प्लान एज प्रॉपर्टी नो लॉन्गर मेट द क्राइटेरिया ऑफ हेल्ड फॉर सेल. एंड जो इसका रिकवरेबल अमाउंट है जिसे जो रीअसेस्ड है रुपीज़ 5 lakhs. तो लेकर शो क्या कहता. तो पहले आप देखिए थर्ड फाइनेंशियल ईयर है आपका और आपको ये मेंशन किया है प्रॉपर्टी जो नॉट हेल्ड फॉर सेल.
तो पहली जो प्रॉपर्टी आपकी थी हेल्ड फॉर सेल, अगेन जो सेकंड ईयर उसको रीक्लासीफाई कर दिया हमने नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो पहले आप देखिए बटवाज कितना गेन या लॉस पी&एल में चार्ज होगा। तो पहले आपको देखना है सेकंड ईयर में आपकी बुक वैल्यू कितनी थी बिफोर इट वाज क्लासीफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो लेट अस सी, तो व्हाट वाज अवर WDV एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर बिफोर हेल्ड फॉर सेल। आफ्टर हेल्ड फॉर सेल आपने इसको मेजर किया क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड बिफोर हेल्ड फॉर सेल ये वैल्यू हो रही थी आपकी एक रिकवरेबल अमाउंट। तो इसमें ये इसकी WDV बन जाएगी विच वाज बिफोर हेल्ड फॉर सेल, सो दिस इज 470। नेक्स्ट ईयर में जब आपकी प्रॉपर्टी रिक्लासीफाई होती है एंड नॉट हेल्ड फॉर सेल, तो उस केस में अब आपको उसकी WDV कैलकुलेट करनी है इफ़ देयर हैज बीन नो रिक्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। देखिए आपने इसको ट्रांसफ़र ना किया होता या क्लासीफाई ना किया होता एज हेल्ड फॉर सेल, तो उस केस में फिर 470 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलने की। अब आप 470 के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए लेस व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। तो इट मीन्स अब ये WDV आपकी होनी चाहिए थर्ड ईयर के एंड में। तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 470 की वैल्यू है। टोटल लाइफ की आपकी 15 ईयर, उसमें से 2 साल आपके एक्सपायर हो गए हैं, रिमेनिंग रह गई अब आपकी 13 ईयर। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस डेप्रिसिएशन। तो दिस इज 470 डिवाइडेड बाय 13, दिस इज 336,154। मीन्स अब इसकी ये WDV होनी चाहिए आपकी ओरिजिनली एट एंड ऑफ थर्ड ईयर। जिसे 470 माइनस 36,154, जिसे 433, 846। अब आपको देखो मेंशन किया है इसमें व्हाट इज दिस रिकवरेबल अमाउंट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो दिस अमाउंट इज गिवन टू बी रुपीज 5 lakhs। बट अब आपने देखना है कि WDV को आपकी ओरिजिनल बन रही है 433, 846 और ये होनी चाहिए अब आपकी। और बुक्स में वैल्यू कितनी थी, बुक्स में वैल्यू रह गई थी आपकी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, वो थी आपकी 460 आफ्टर चार्जिंग अवर इम्पेयरमेंट लॉस व्हेन इट वाज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सो बुक वैल्यू वाज 460। तो इस ऐसे को आप इंक्रीज को नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल WDV होनी चाहिए 433, 846। तो जो डिफरेंस आ रहा है तो ये आपने चार्ज करना है P&L में। तो इट विल बी चार्ज टू P&L हो जाएगा आपका। So how much amount is this? This is 460 minus 433, 846. So this will be rupees 26,154. So now you can see which option is correct. So in this case our option is our C. Next we are asking third MCQ. Determine carrying amount of property at end of third year. अब आपको देखना है कि carrying amount कितना है आपका। So carrying amount means जिसे also कहा जाएगा book value और WDV of property. So at the end of third year. अब देखो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा आपके प्रीवियस ईयर में आपकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 460, उसमें से माइनस कर दीजिए आप फर्दर जो लॉस आपने चार्ज किया P&L में 26,154। ये अब आपका बुक्स में रह जाएगा कैरिंग अमाउंट। तो जिसे इक्वल टू रुपीज 433, 846। इसमें ये वही अमाउंट है जो आपकी WDV होनी चाहिए थी आपकी, means after charging depreciation of third year. So now you can see which option is correct. Answer is option A. तो आपका correct option answer है option number A. So in this lecture we have discussed a case scenario based on Ind AS 105 when non-current asset की क्लासीफाई जाएगी हेल्ड फॉर सेल। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।